हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में हमने ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव किया था प्लस फेजर डायग्राम देखा था, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको वोल्टेज रेगुलेशन समझने के लिए। तो ये देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेशन से हमें क्या पता चलता है? वोल्टेज रेगुलेशन से हमें ये पता चलता है कि जब हम मशीन को नो लोड से फुल लोड तक ऑपरेट करते हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना फ्लक्चुएट करता है, राइट। अगर हम मशीन को नो लोड से फुल लोड पे ऑपरेट कराते हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज में कितना चेंज आता है उसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। तो मैं इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेफिनेशन इसकी। चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशन इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। और डीप में हम चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें काम आने वाला है। तो मान लेते हैं ये इक्विवेलेंट सर्किट है हमारे पास। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और यहाँ पे हमने लगा रखा है लोड। लोड को मैं शो नहीं कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि लोड के क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, Vt। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है आपका Ea। ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यहाँ से करंट जा रही है Ia। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो अब एक बात बताइए कि जब हमने कोई भी लोड यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, ये हमारे टर्मिनल्स हैं, आउटपुट टर्मिनल जहाँ पे वोल्टेज Vt अपीयर हो रहा है, इसमें हमने एक भी लोड, बिल्कुल भी लोड कनेक्ट नहीं किया है। तो सर्किट क्या हो गया, ओपन। सर्किट ओपन हो गया, इसका मतलब क्या है, जो Ia है वो जीरो हो गया, आर्मेचर करंट जो है वो जीरो हो गया। मतलब इस आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस या इस सिंक्रोनस इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस के अक्रॉस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज का बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ से हम टोटल वोल्टेज कितना भेज रहे हैं, Ea। तो पूरा का पूरा वोल्टेज हमें इस टर्मिनल पे मिलेगा, क्योंकि करंट जीरो है, बीच में कहीं भी ड्रॉप नहीं होगा। तो Vt इज इक्वल टू हो जाएगा Ea, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि एट नो लोड Vt एट नो लोड किसके बराबर होगा, Ea के बराबर, राइट। अब मान लीजिए हम लोड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हमने अब यहाँ पे एक लोड लगा दिया है और लोड को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक लोड लगा देते हैं। हमने ये लगा दिया है लोड, और इसी लोड के क्रॉस का वोल्टेज क्या है, Vt, क्योंकि लोड हमने टर्मिनल पे लगाया है और ये टर्मिनल वोल्टेज है प्लस और माइनस। तो अब मुझे बताइए, जब हमने लोड कनेक्ट कर दिया है तब क्या इस कंडीशन में ये आर्मेचर करंट जीरो होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि क्लोज पाथ मिल रहा है, आर्मेचर करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आर्मेचर करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या रिएक्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अब ये पूरा का पूरा आर्मेचर ईएमएफ या आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले नो लोड की कंडीशन में पूरा का पूरा टर्मिनल पे पहुंच रहा था। बट अब यहाँ पे क्या होगा, बीच में इस करंट की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल का वोल्टेज, राइट। मतलब अब पूरा का पूरा ये नहीं पहुंचेगा लोड तक, कुछ ना कुछ अमाउंट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पे। मान लीजिए ये लोड वेरिएबल है और हमने लोड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। लोड को हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो ये आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। जैसे ही हमने लोड को इंक्रीज किया, आर्मेचर करंट की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो जो ड्रॉप है आई एस जेड ड्रॉप होगा, यहाँ पे वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ई ए में से अब ज्यादा पोर्शन बीच में ड्रॉप हो रहा है, तो अब और कम ईएमएफ पहुंचेगा टर्मिनल तक, राइट। तो आप देख रहे हो कि जब नो लोड पे हम थे तो पूरा का पूरा ईएमएफ पहुंच रहा था, फिर जब हमने लोड को धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया तो ड्रॉप बढ़ने लग गया और जो टर्मिनल तक वोल्टेज है वो कम पहुंच रहा है।
राइट। इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और हम जानते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होना चाहिए, मतलब जितना हम ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं उसमें से ज्यादा ईएमएफ लोड तक पहुंचना चाहिए, बीच में जो ड्रॉप है ये कम होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी मिनिमम। राइट, एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए बट वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन अगर ज्यादा है तो बीच में ये ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा और टर्मिनल तक, लोड तक जो वोल्टेज है वो कम पहुंचेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ये टर्मिनल वोल्टेज है जो नो लोड और फुल लोड वोल्टेज मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये टर्मिनल वोल्टेज को शो करता है। तो आप मुझे बताइए कि जब हम नो लोड पे ऑपरेट कर रहे थे तो टर्मिनल वोल्टेज कितना था? ई ए के बराबर, राइट। तो यहाँ पे हम नो लोड वोल्टेज को हम ई ए लिख सकते हैं, मॉड, हम यहाँ पे सिर्फ मॉड लेते हैं, एंगल को नहीं लेते, माइनस फुल लोड के दौरान यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा है, दैट इज अब जो वीटी आएगा हमारा वो आएगा ई ए माइनस आई ए जेड एस। ये ईएमएफ इक्वेशन से आया है, याद रखिएगा, हमने पिछले लेक्चर में इसको डिराइव किया था। हमने डिराइव किया था ई ए की वैल्यू। तो यहाँ से भी अगर आप ई ए की वैल्यू निकालते हो तो क्या मिल जाएगा? वी टी माइनस आई, वी टी प्लस आई ए जेड एस, राइट, सेम है। तो टोटल हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ था ई ए, उसमें से कितना ड्रॉप हो गया? हमें मिल कितना रहा है लोड पे? वी टी। तो ये लोडेड कंडीशन है, फुल लोड की कंडीशन है, तो ये हो जाएगा वी टी, ये भी फुल लोड है तो वी टी इंटू 100। तो ये होता है परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, राइट। अब टर्मिनल वोल्टेज तो आपको गिवन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना होगा हर क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आपको वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इस ई ए को डिराइव कर लेते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में फेजर करवाया था आपको। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम डिराइव करते हैं ई ए की वैल्यू। मैंने क्या बताया था कि जब भी हम फेजर्स ड्रॉ करते हैं तो आप अपने मन से कुछ भी रेफरेंस ले सकते हो, आपको हमेशा जो रिजल्ट है वो सेम मिलने वाला है, राइट। तो हमारे पास जो ईएमएफ इक्वेशन है अल्टरनेटर का, वो हमने प्रीवियस वीडियो में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, प्रीवियस वीडियो में क्या डिराइव किया था गाइस, याद करिए। ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए जेड एस। तो यहाँ पे जब हम फेजर को ड्रॉ करेंगे तो ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए जेड एस को क्या लिख सकते हैं? आर ए प्लस जे एक्स। हम इस इक्वेशन का फेजर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो चलिए हम ले लेते हैं करंट को एज अ रेफरेंस। तो ये हमने ले लिया करंट को रेफरेंस, दैट इज आई ए। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा लोड क्या है? लैगिंग। तो लैगिंग लोड के दौरान जो करंट है वो क्या करती है? लैग करती है। तो हम मान लेते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है हमारा यहाँ पे है, तो जो फाई है यह पावर फैक्टर एंगल, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर लैगिंग लोड, फॉर लैगिंग लोड, राइट। तो लैगिंग लोड के लिए हम ये फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब करंट आप देख सकते हो जो टर्मिनल वोल्टेज है उससे 5 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हमने प्लॉट कर लिया, ये करंट हमने रेफरेंस लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं इक्वेशन को, तो ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए
प्लस जे आई ए एक्स एस, यही तो आएगा। तो हमें आई ए आर ए अभी प्लॉट करना है। तो आई ए आर ए क्या है? रजिस्टिव ड्रॉप, और रजिस्टिव ड्रॉप हमेशा करंट के साथ फेज में होता है। तो करंट के साथ फेज में हमने बना दिया क्या? रजिस्टिव ड्रॉप आई ए आर ए। हमें प्लॉट करना है अब आई ए एक्स एस, ये है रिएक्टिव ड्रॉप। तो रिएक्टिव ड्रॉप हमेशा करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ से हमने 90 डिग्री शो कर दिया, क्योंकि करंट आप देख सकते हो रेफरेंस है। तो ये हो जाएगा आई ए एक्सेस। अब ये भी हमने प्लॉट कर लिया, वी टी भी हमारे पास है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? ई ए। तो इन तीनों का रिजल्टेंट हमने बना दिया ई ए, ये है ई ए। आई होप ये आपको जो फेजर है वो क्लियर होगा। तो हमें निकालना क्या था गाइस? ई ए। ई ए की वैल्यू निकालना था, तभी हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ई ए को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। ई ए को दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर देते हैं। ये है ई ए वाई, वाई कंपोनेंट, और ये है ई ए एक्स। दो कंपोनेंट में हमने इसे रिजॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे ई ए वाई की वैल्यू आप लिख सकते हो। ई ए वाई क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो ई ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इस वी का, इस v को भी हम दो पार्ट में अगर रिजॉल्व करें, इस v को भी अगर हम दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं गाइस, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? वर्टिकल वाला, फाई के साथ है ये। तो ये कहलाएगा v साइन फाई, ये कहलाएगा क्या? v कॉस फाई। तो आप देखो ई ए वाई क्या हो जाएगा? ई ए वाई की डायरेक्शन में कौन सा फेजर है? v साइन फाई। तो v साइन फाई प्लस, और कोई फेजर दिखाइए जो ई ए वाई के डायरेक्शन में हो ऊपर की तरफ। आई ए एक्सेस, आई ए एक्सेस। तो ई ए वाई क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम। इसे हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली ई ए एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ई ए एक्स के डायरेक्शन में कौन कौन सा फेजर है? तो सबसे पहले तो बी कॉस फाई है, प्लस फिर उसके बाद आई ए आर है, सेम डायरेक्शन। तो ये भी ऐड हो जाएगा आई ए आर है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो जाएगा गाइस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, करेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जहां भी फेजर टर्म आए वहां पे सीधे हम क्या निकालते हैं? पहले सीधे हम निकालते हैं वेक्टर सम। मतलब ई ए वाई और ई ए एक्स का अगर हम रिजल्टेंट निकालें, तो मान लेते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा? ई ए, करेक्ट। तो ई ए क्या हो जाएगा अगर हम इसका फेजर सम निकालें? आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ई ए वाई है, ये है ई ए एक्स। चेक कर लीजिए, ऐसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ई ए वाई ई ए एक्स, राइट। अब हमें ई ए वाई की भी वैल्यू पता है, ई ए एक्स की भी वैल्यू पता है। इनका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं क्या है? ई ए, जो हमें चाहिए ई ए। तो पैरेललोग्राम लॉ मेथड से ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने आपको बताया हुआ है, अंडर रूट ई ए वाई का स्क्वायर प्लस ई ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ई ए वाई ई ए एक्स cos of angle between ई ए वाई एंड ई ए एक्स। तो ई ए वाई और ई ए एक्स के बीच में आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा cos 90, cos 90 हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो मिलेगा सिर्फ ई ए इज इक्वल टू ई ए वाई का स्क्वायर प्लस ई ए
एक्स का स्क्वायर, राइट। हमारे पास वैल्यू है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जो ई ए एक्स और ई ए वाई है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड। तो देखते हैं क्या मिलता है। ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू ई ए वाई हमने क्या निकाला था, ई ए वाई था बी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस बी साइन पाई प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। ये है हमारी ई ए की वैल्यू, ये है ई ए की वैल्यू फॉर व्हाट, लैगिंग पावर फैक्टर। मैंने आपको बताया था कि ये हमने जो फेजर बनाया था वो याद करिए लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बनाया था। ये जो ई ए की वैल्यू है ये फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आएगी, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। बट क्या क्वेश्चन में हमेशा आपको लैगिंग पावर फैक्टर ही पूछा जाएगा? नहीं, आपको लीडिंग भी पूछा जाएगा। तो आप चाहो तो फेजर ड्रॉ करके फिर से लीडिंग फेजर, लीडिंग के फॉर्म में फेजर ड्रॉ करके ई ए की वैल्यू निकाल सकते हो, बट हम डायरेक्ट करेंगे। दोबारा वही चीज करने का कोई मतलब नहीं, राइट। तो ई ए इज इक्वल टू बी कॉस बाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस बी साइन पाई माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ माइनस, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, दैट्स फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए ये ई ए का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ऊपर वाला, राइट। चलिए, अब हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन है तो दो कंडीशन बनेगी, या तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है या मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की यानी कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन, तो हेडिंग डाल लीजिएगा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या बनेगी गाइस, कब हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है हमारा जीरो है। वोल्टेज रेगुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ जीरो कब होगा, जब बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा ईएमएफ पहुंच रहा है लोड तक। तो वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें पूरा का पूरा ईएमएफ लोड तक पहुंचेगा, नो लोड की कंडीशन। नो लोड की कंडीशन मतलब ई ए इज इक्वल टू वी टी, राइट। तो ई ए इज इक्वल टू वी या वी टी, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो। तो यहाँ पे आप टर्मिनल वोल्टेज कर लीजिएगा क्योंकि फेजर में वीटी है, फेजर में वीटी है, यस, तो हमने हर जगह वी लिख दिया है, इसे वीटी वीटी कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा वीटी 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 वीटी, करेक्ट। अब हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन निकालनी है क्या, E A is equal to VT को पुट करके इन द फॉर्मूला। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा हम निकालते हैं किसके लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो ई ए की वैल्यू है आपकी वी टी के बराबर हो जाए। तो आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए और आप ध्यान से अगर देखिए तो आप बता सकते हो कि किस इक्वेशन में हम ई ए की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वी टी के बराबर कर सकते हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन की, क्योंकि अगर आई ए एक्सेस को हम बराबर कर दें वी टी साइन पाई के तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आई ए आर ए नेग्लेजिबल है। तो ई ए इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली वी टी के इक्वल हो जाएगा अगर पावर फैक्टर हमारा 0.999 हो तो, राइट। ई ए इज इक्वल टू वी टी। बट ऊपर वाला अगर आप देखते हो इक्वेशन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, तो किसी हालत में आप ई ए को वी टी के बराबर नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा क्या है,
एडिटिव टर्म है। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे कभी भी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन नहीं मिलता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है आपको लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो ई ए की इक्वेशन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए ई ए की इक्वेशन क्या मिली, ई ए इज इक्वल टू अंडर रूट वी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस बी टी कर लीजिएगा यहाँ पे बी टी साइन पाई माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रूट हट जाएगा तो हमें मिल जाएगा वी टी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी टी साइन पाई माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। तो अब आपका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल हो चुका है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर कॉस पाई स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस टू बी टी कॉस पाई आई ए आर ए प्लस बी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई प्लस आई ए स्क्वायर एक्सेस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू ए बी, सो माइनस टू बी टी आई ए एक्सेस साइन फाइव, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टर्म आ रहा है वी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और वी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो वी टी स्क्वायर जब आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव क्या होता है, वन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ वी टी स्क्वायर। तो ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों टर्म को देखिए, आई ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर और आई ए स्क्वायर एक्सेस स्क्वायर। आई ए स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर ए स्क्वायर प्लस एक्सेस स्क्वायर, और वो क्या होता है, जेड एस स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर। जो बचे हुए टर्म्स है उसमें टू वी टी कॉमन ले लीजिए और आई टू वी टी आई ए कॉमन, तो हमें मिल जाएगा आर ए कॉस पाई माइनस एक्सेस साइन पाई, राइट। तो अब हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है, तो क्या किया जाए, इम्पीडेंस ट्राइंगल लेके आते हैं पिक्चर में। इम्पीडेंस ट्राइंगल आप जानते हो कैसे बनता है, ये है आर ए, ये है जेड एस, ये है एक्स, ये है 90। तो हम जानते हैं कि कॉस 90, या यहाँ पे इम्पीडेंस एंगल कर सकते हो, सॉरी 90 नहीं होगा, इसको मान लीजिए इम्पीडेंस एंगल थीटा एस। तो आप बता सकते हो कॉस थीटा एस कितना हो जाएगा, कॉस क्या होता है, बेस दैट इज आर ए अपॉन हाइपोटेनस जेड एस। तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एस कॉस थीटा एस। सिमिलरली साइन थीटा एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, साइन थीटा एस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एक्सेस अपॉन जेड एस। तो एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जेड एस साइन थीटा एस। तो इस इक्वेशन थर्ड की अगर हम बात करें तो इक्वेशन थर्ड में आप आर ए और एक्सेस की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस टू बी टी आई ए। अब मुझे बताइएगा आर ए की वैल्यू हमें क्या रखना है, जेड एस कॉस थीटा एस कॉस फाई माइनस
एक्सेस की वैल्यू क्या है, जेड एस साइन थीटा एस साइन फाइव, राइट। यहाँ से आप हम कॉमन क्या ले सकते हैं, जेड एस कॉमन ले सकते हैं। तो ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस टू वी टी आई ए जेड एस, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा एस कॉस पाई माइनस साइन थीटा एस साइन फाइव। तो यहाँ पे आपको गाइस क्या मिल गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला 12th में आपने पढ़ा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस टू बी टी आई ए जेड एस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा एस प्लस फाइव। अब हम कंडीशन कौन से निकाल रहे हैं, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन Vt की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए गाइस, ई ए के बराबर, मतलब Vt स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ई ए स्क्वायर है तो Vt स्क्वायर भी क्या हो जाएगा हमारा, ई ए स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस टू वी टी आई ए जेड एस कॉस थीटा एस प्लस फाइव। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल रहा है, टू वी टी आई ए जेड एस कॉस थीटा एस प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर। तो यहाँ से आई ए जेड एस से एक आई ए जेड एस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टू वी टी कॉस थीटा एस प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस आई ए जेड एस। तो कॉस थीटा एस प्लस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एस फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस आई ए जेड एस अपॉन टू बी। इस पे कई क्वेश्चन आते हैं कि ये जीरो पावर फैक्टर की कंडीशन, और ये सारी आई ए जेड एस और बी टी ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे एंगल को कंसिडर नहीं करना है। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये नेगेटिव साइन आ रहा है हमारे पास। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि कॉस का जो एंगल है टोटल वो 90 से बड़ा है, तो थीटा एस प्लस फाइव हमेशा 90 से बड़ा होगा इन द केस ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है गाइस वो है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।